हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है वीडियो नंबर फर्स्ट अपलोड किए जा चुके हैं कि किसने पहला रचना किया, घासदास दासी क्या था, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या थे, किन्होंने पहला अपना इतिहासकार या इतिहास ग्रंथ लिखा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संपूर्ण हिंदी को कितने कालों में बांटा गया, ठीक है ना। तो संपूर्ण हिंदी काल को जो है, ठीक ना, संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। एक, दो, तीन और 4, ये 4 हिस्सों में जो संपूर्ण हिंदी काल को क्या कर देगा, बांट देगा, ठीक ना। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल और लास्ट है आधुनिक काल। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य को इतिहासकारों ने, ठीक ना, 4 भागों में बांट दिया। एक पहला बांट दिया आपका, दूसरा जो है रीतिकाल में, तीसरा जो बांट दिया भक्ति काल में और चौथा बांट दिया आधुनिक काल में। अब इन्हीं क्रमों को हम देखेंगे कि भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल को किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया और किन किन चीजों पे जो है इनका योगदान दिया गया और किन किन जो हिंदी इतिहासकार थे उन्होंने क्या क्या नाम दिए इन चीजों को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का हम पढ़ेंगे नामकरण। आदिकाल का नामकरण, देखिए आदिकाल का नामकरण में आता है पहला जो हमारे साहित्यकार हैं, देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक ना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक ना, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे, तो इन्होंने आदिकाल को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को चारण काल कहा। देखिए आदिकाल को चारण काल कहने का मतलब क्या था। आदिकाल को चारण कहने का मतलब यह था कि आदिकाल जो था एक विदाथा काल ही है और विदाथा काल में चारण का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा करके क्या करना, बातों को प्रस्तुत करना। तो क्योंकि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं का जो समय हुआ करता था, जो इतिहासकार हुआ करते थे, जो ग्रंथ लिखने वाले थे, ग्रंथकार हुआ करते थे, वह राजाओं की बातों को बढ़ा चढ़ा करके जो है राजाओं को खुश करना होता था। तो वो लोग क्या करते थे, लिखते थे। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको क्या कहा, इस आदिकाल को चारण काल कह दिया, ठीक है ना। चारण काल का अर्थ यदि बात करेंगे, चारण का अर्थ क्या होगा, हम यहाँ पर अर्थ की बात कर देते हैं। तो इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर लिखना, बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, लिखना दोस्तों, ठीक है ना। अब जाते हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल, या आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल कहा। उसके बाद जो आए 3 नंबर पे आ जाते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इससे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को क्या कहा था, तो इस काल को कहा था वीरगाथा काल कहा था, ठीक है ना, वीरगाथा
काल, वीर गाथा काल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 4 नंबर पे आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा, आदि काल कहा। 5 नंबर पे आए हमारे जो ग्रंथकार थे डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, इन्होंने इसे संधि काल या चारण काल कह दिया था। इन्होंने भी संधि काल या चारण काल कहा था। उसके बाद आते हैं 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे आए राहुल संस्कृतायन, ठीक ना, राहुल संस्कृतायन, और राहुल संस्कृतायन जी ने इसे क्या कहा था, तो इसे कह दिया था सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। और देखिए सिद्ध सामंत काल हुआ क्या करते थे कि सिद्ध सामंत काल का मतलब होता था कि जो एक सिद्धियां बनी होती थी, एक विशेष प्रकार का समुदाय हो सकता था, तो सिद्धियों की वजह से जो है उनको सिद्ध सामंत काल का दिया करते थे। वो भी क्या करते थे, एक लेखन का ही कार्य करते थे। उसके बाद जो है 7 नंबर पे आ जाते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा था वीर बावन काल, वीर बावन काल, वीर बावन काल कह दिया था। 8 नंबर पे यदि बात करेंगे तो 8 नंबर पे हम ले लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी को तो बता ही दिया आपको। उसके बाद हम लिख लेते हैं एक और चीज, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इन्होंने कहा था वीर काल। इन्होंने क्या कहा, वीर काल कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आदिकाल का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने सबसे पहले जो है इसे आपको क्या कह दिया था, तो इन्होंने कहा था सबसे पहले आदिकाल को चारण काल कह दिया था। जबकि विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको क्या कह दिया है, तो आप देखिए कि इसको कहा गया है वीर काल। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने कहा संधि काल या चारण काल कह दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है अन्य इतिहासकार, अन्य ग्रंथकारी इतिहासकार भी रहे हैं इसमें, जैसे धीरेन्द्र शर्मा जी थे और सुमन राधे जी थे ना, धीरेन्द्र शर्मा जी। यदि हम धीरेन्द्र शर्मा की बात कर लें और धीरेन्द्र शर्मा जो है इन्होंने कहा था अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल कहा। ठीक है, धीरेन्द्र शर्मा जी ने इसको कहा था अपभ्रंश काल। और एक आते थे सुमन राधे, सुमन राधे। और सुमन राधे जी ने इसको जो कहा था वह सुमन राधे जी द्वारा कहा गया जो था वह कहा गया था आधार काल। क्या कहा गया था, आधार काल। दोस्तों बिल्कुल जो है यह इतिहास का मतलब हिंदी साहित्य विकास का जो इतिहास का जो है आपका बिल्कुल निचोड़ है। तो समझिए कि आदिकाल का नामकरण किस किस चीजों में पड़ा था। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने चारण काल कह दिया, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, जबकि डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल कह दिया है, राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वीरबावन काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है। ठीक है, धीरेन्द्र शर्मा जी ने अपभ्रंश काल कहा और सुमन राधे जी ने क्या कहा, आधार काल कह दिया, क्योंकि आधार मान लिया गया यही जो है यही से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक है, और अपभ्रंश काल कहा गया क्योंकि उन्होंने माना कि अपभ्रंश जो है वह पुरानी चीजों से
पुरानी चीजों से ही नई चीजों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश होगा, उसी से जो होगा टूट फूट होगा, छाटनी होगी, और उसी से क्या होगा, नए काल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी तक माना गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विरगाथा काल, और यहाँ से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदि काल है। ठीक है, तो हमने तो देख लिया आदि काल का, हमने पहला पढ़ लिया कि आदि काल का जो है किस प्रकार से नामकरण पड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे चल करके कि दूसरे हिस्से का पढ़ेंगे, आते हैं ऋतु काल का नामकरण। ठीक है, आदि काल हमने बता दिया आपको, अब दूसरा हम पढ़ते हैं ऋतु काल का नामकरण। ऋतु काल का नामकरण। ठीक है, देखिए ऋतु काल का नामकरण की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा, तो ऋतु काव्य कहा था, ऋतु काव्य कहा। जबकि मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधु ने इसे क्या कहा था दोस्तों, अलंकृत काल कहा, अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर ले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने कहा ऋतु काल, और ऋतु काल जो है यही सर्वमान्य रहा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि ऋतु काव्य है, जबकि हमारे मिश्र बंधु लोग ने आया तो मिश्र बंधु लोग बताए कि नहीं नहीं ये अलंकृत काव्य है, क्योंकि अलंकृत हर चीज सुशोभित करके जो है जोड़ा जा रहा है, हर इतिहास से जो है हिंदी साहित्य का विकास तेजी से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन हो रहा है और सुसज्जित भी हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा दिया कि ये क्या है, अलंकृत काल। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आए तो कहे कि नहीं ये एक ऋतिबद्ध है, यहाँ पे एक नई परंपराएं चल रही है, ऋतु से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है ऋतु काल कहा गया। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने ऋतु काल का नामकरण क्या दिया दिया, तो इन्होंने कहा कि जो ऋतु काल है यह उत्तर मध्य काल है, उत्तर मध्य काल। और हमारे आते हैं कौन, विश्वनाथ प्रसाद जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, और विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसे क्या कह दिया, तो इसे कहा कि श्रृंगार काल है। तो ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि ये बताइए कि ऋतु काल को श्रृंगार काल किसने कहा था, तो आप बताएंगे कि विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा था। उसके बाद पूछा जाएगा उत्तर मध्य काल जो है ऋतु काल को उत्तर मध्य काल किसने कहा था, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ऋतु काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऋतु काव्य किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अलंकृत काल किसने कहा था, तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो ये सारे जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा मैंने बता दिया कि ऋतु काल का नामकरण जो है किस प्रकार से पड़ा है, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं हम भक्ति काल पे, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं भक्ति काल, थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं भक्ति काल का नामकरण। देखिए भक्ति काल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी चीज को पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ते हैं मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, तो इसे माध्यमिक काल कहा था, माध्यमिक काल कह दिया था। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था भक्ति काल को, ये जो है मध्य काल चल रहा है, ठीक ना। उसके बाद जो काल आएगा वो आधुनिक काल आएगा, तो ये माध्यमिक काल हो गया। उसके बाद जो है माध्यमिक काल के बाद
मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल बता दिया। माध्यमिक काल के बाद आता है आपका देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था इसको, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहा था भक्ति काल, भक्ति काल था। उसके बाद जो एक और आते हैं और उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद ने इसे क्या कहा दिया, पूर्व मध्य काल कहा था, पूर्व मध्य काल, ठीक है। और जो भक्ति काल है यही सर्वमान्य किया गया है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया जो भक्ति काल है इसी को क्या कर दिया गया है, सर्वमान्य कर दिया गया। तो हमने देखा कि भक्ति काल का नामकरण जो किया गया मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कह दिया था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कह दिया था, इसे पूर्व मध्य काल कह दिया था। अब आता है दोस्तों आधुनिक काल, ठीक है ना। आधुनिक काल के बारे में हम जान लेते हैं कि आधुनिक काल का नामकरण जो है किसने किया था। चौथा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, आधुनिक काल का नामकरण। देखिए आधुनिक काल का नामकरण में आते हैं तो सबसे पहले आते हैं मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को क्या कहा था, तो इन्होंने कहते वर्तमान काल, वर्तमान काल कह दिया था। उसके बाद आए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कह दिया गद्य काल, क्या कह दिया, गद्य काल कह दिया। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कह दिया था, ये तो गद्य काल कह दिए, वर्तमान काल कह दिए, लेकिन इन्होंने कह दिया था आधुनिक काल, आधुनिक काल बना। जबकि आते हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, और बाबू गुलाब राय जी ने इस आधुनिक काल को क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था नवीन काल। तो हमने चारों प्रकार का हिंदी, संपूर्ण हिंदी साहित्य को हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से इतिहासकार ने क्या कहा था। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसका क्रम जो है इधर उधर हो गया है। ये क्रम जो है भक्ति काल था, आदिकाल के बाद आया था भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद आ गया था रीति काल, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर उधर से हो गया है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं भक्ति काल, दूसरे पे था आपका भक्ति काल, और तीसरे पे आता है हम लोगों का रीति काल। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। रीति परंपराएं हो गई थी। दूसरे आदिकाल जो शुरुआत हुआ था अभी, भक्ति काल में जो है लोग भक्ति भावनाओं में जो है वास्तविकता पे भक्ति भावनाओं में लीन हो गए थे। रीति काल में परंपराएं चलने लगी थी, और आधुनिक काल में जो है ये सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो बाबू गुलाब राय जी ने क्या कर दिया, नवीन काल के नाम से इसको रखा था, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं आधुनिक काल को नवीन काल से फिर नाम से जानते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न बन जाता है कि ये बताइए कि विक्रम संवत जो होता है ना, विक्रम संवत जो होता है ईस्वी से, ठीक है, कितना वर्ष अधिक होता है, ठीक है। विक्रम संवत ईस्वी से कितना अधिक होता है, तो विक्रम संवत जो होता है ईस्वी से 57 साल जो होता है अधिक होता है। विक्रम संवत जो होता है, ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम संवत ईस्वी से 57 ईयर, 57 साल जो होता है अधिक होता है। विक्रम संवत जो है ईस्वी से कितना साल अधिक होता है, 57 साल अधिक होता है दोस्तों, ठीक ना। तो
इनमें हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल का विभाजन कर दिया, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल का विभाजन किया। चलिए देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, शुक्ल जी द्वारा काल का विभाजन। अब उन्होंने 4 काल में इसको डिवाइड किया, देखिए 4 में। पहला है आदिकाल, आदिकाल या वीरगाथा काल, वीरगाथा काल है, ठीक है। उसके बाद जो आता है भक्ति काल, तीसरा आ गया रीति काल, और चौथा है आपका आधुनिक काल, या गद्य काल, ठीक है। हमने देखा कि गाथा काल, आदिकाल, गद्य काल या आधुनिक काल। अब इनका काल के निर्धारण कर ले तो ये 1000, ठीक ना, 1050 से लेकर समय जो है 1050 से लेकर के इसको बांटा गया 1075 तक, 1075, ठीक ना, विक्रम संवत तक, 1075, ये था 1375 विक्रम संवत तक, विक्रम संवत तक इसको बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद इसको बांटा गया तो 1375 विक्रम संवत से, ठीक है ना, 1700 विक्रम संवत तक। उसके बाद रीति काल जो है 1700 से 1900, और 1900 से इसको लिख सकते हैं हम अब तक विक्रम संवत है, और ये भी विक्रम संवत है, ठीक है। तो इसको जो है निम्न हिस्सों में जो है बांट दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें फिर से जो है आपका बांटा गया, फिर जो है आधुनिक काल को बांट दिया गया है, और जो आधुनिक काल को बांटा गया है, ठीक है, आधुनिक काल को भी जो 4 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है ना। इसमें एक था अंधार काल, अंधार काल, उसके बाद आता है प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। उसके बाद आता है द्वितीय उत्थान काल, यह है द्विवेदी युग, ठीक है दोस्तों। प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान, और तृतीय काल में पढ़ेंगे, ठीक ना, तृतीय उत्थान काल। मतलब आधुनिक काल को जो है 4 हिस्सों में बांटा गया। अंधार काल, प्रथम उत्थान काल भारतेंदु युग कहा गया, द्वितीय उत्थान काल को द्विवेदी युग कहा गया, तृतीय उत्थान काल को क्या कह दिया गया, और जो है तृतीय उत्थान काल को तृतीय उत्थानी काल कह दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका जो समय दिया गया, तो इसकी समय जो शुरुआत की गई 1900 से शुरू की गई, 1900 से 1925 विक्रम संवत, 1925 से 1950, 1950 से 75, ठीक है, 1950 से जो है 1975 विक्रम संवत दिया गया है, ठीक है, और 1975 से अब तक। ये सब विक्रम संवत में चल रहा है, ठीक है ना, विक्रम संवत है, ये भी आपका विक्रम संवत।
ये विक्रम संवत और विक्रम संवत। तो देखिए अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप कर सकता है। पुटअप ये कर सकता है कि ये बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास काल का विभाजन किया था कितने भागों में किया था? आप देखिए 4 भागों में। कौन कौन सा था? आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इनकी शुरुआत क्या थी? आदिकाल का जो समय दिया गया था 1050 से लेकर के जो दिया गया था वह 1375 तक विक्रम संवत तक दिया गया था। उसके बाद 1375 से लेकर के कितना दिया गया था? 1700 दिया गया था। फिर 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत और 1900 से अब तक। ये बताइए कि आधुनिक काल को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 4 भागों में विभाजित किया गया। इसमें आता है अंधार काल जो 1900 से 1925 तक चला था। प्रथम उत्थान काल भारतेंद्र युग कहा गया था जो 1925 से 1950 तक चला था। द्वितीय उत्थान काल जो है द्विवेदी युग कहा गया है 1950 से 1975 तक चला है। और इसके बाद आता है तृतीय उत्थान काल जो 1975 से लेकर के अब तक चला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं दोस्तों कि जो आदिकाल है या विगाथा काल, आदिकाल या विगाथा काल, आदिकाल या विगाथा काल के अंतर्गत जो है किन चीजों के बारे में वर्णन किया गया? ठीक है ना, आदिकाल या विगाथा काल में साहित्यों का वर्णन, देखिए आदिकाल या विगाथा काल के अंतर्गत जो साहित्यों का वर्णन किया गया था वह वर्णन जो किया गया था राजनीतिक पे किया गया था, धार्मिक पे किया गया था। तो राजनीतिक एवं धार्मिक चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल में धार्मिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन, आर्थिक स्थिति का वर्णन, आर्थिक स्थिति का क्या है दोस्तों? वर्णन किया गया है। अब आदिकाल में जो है आदिकाल के साहित्य कौन कौन से? ठीक है ना, आदिकाल के यदि साहित्य की बात की जाए कि आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य थे? देखिए आदिकाल के साहित्य, तो आदिकाल के साहित्य में आते हैं तो ये 3 साहित्य आपको देखने मिलेंगे। एक मिलेगा आपको रासो काव्य, रासो काव्य। दूसरा जो मिलेगा धार्मिक काव्य मिलेगा, एवं इसमें मिलेंगे अन्य कवि, जैसे मिल गया आपको अमीर खुसरो, विद्यापति, जगनीक भी आ जाएंगे आदि। ठीक है, तो आदिकाल के साहित्य को जो है 3 हिस्सों में देखिए रासो काव्य मिलता है, इसमें धार्मिक काव्य मिलता है और क्या मिलता है? अन्य कवियों में आते हैं अमीर खुसरो, जगनीक, फिर जो है आपका विद्यापति आदि आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, अब जो आदिकाल का रासो साहित्य है, आदिकाल का रासो साहित्य यह वीर रस प्रधान है, यह वीर रस प्रधान है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो पूरी तरह से जो है वीरता का, मैंने बताया था कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चारण काल कह दिया था। तो चारण काल जब कहा था इसका मतलब क्या था कि उनमें जो राजा हुआ करते थे उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया था। तो इसलिए जो है आदिकाल के रासो साहित्य जितने भी हैं उनको वीर रस की प्रधानता मिली है। ठीक है, क्यों मिली है? क्योंकि इसमें राजाओं की, ठीक ना, क्योंकि इसमें राजाओं की वीरता को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेंगे
अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों आपके प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ के अंतर्गत जो है कौन कौन से आएंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ के अंतर्गत मैं आपको पहला बताऊंगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या इसमें किसकी वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है, कैसी घटना है, ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो की यदि कवि की बात कर लें कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, तो ये कवि जो है आपके पृथ्वीराज रासो के कवि ये चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लिखने वाले जो कवि हैं वो चंद्रवरदाई हैं, अर्थात इनको चारण कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? तो चारण कवि कहा गया है, क्योंकि भैया यही थे जो राजाओं की बतिया को बढ़ा चढ़ा करके क्या करते थे, लिखते थे। अभी बताइए पृथ्वीराज रासो में नायक कौन है? नायक, तो नायक जो है इसमें, ठीक ना, चंद्रवरदाई जी है। कौन है? सॉरी, पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान है। जो पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई किताब है उसमें जो कवि जो है, लिखने वाला कवि जो है चंद्रवरदाई चारण कवि है, और नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी है, जो बतिया को, इनकी बातों को बढ़ा चढ़ा करके क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। अब देखा इन्हीं के नायिका के बाद देखिए नायिका जो है संयोगिता है। नायिका क्या है? संयोगिता है। नायिका इसमें क्या है? संयोगिता है। नायिका जो होती है क्या होती है? संयोगिता होती है। और इसमें रस कौन कौन सा है? तो रस की बात कर लेंगे तो रस जो है इसमें वीर रस। रस जो है दोस्तों ये है वीर रस एवं श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार रस भी है, ठीक है। वीर रस एवं क्या है? श्रृंगार रस है। और इसका विभाजन जो है, ठीक ना, विभाजन जो किया गया है इसमें 69 पार्ट है। विभाजन जो है पृथ्वीराज रासो का विभाजन जो है इसमें 69 पार्ट है। कितने पार्ट है? 69 भाग जो है इसका है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाला कौन था, तो हम यहां लिख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई का पुत्र, चंद्रवरदाई का पुत्र जनगण ने इसे पूरा किया। अब देखिए जो पृथ्वीराज रासो है ये एक क्या है? स्वयंवर की घटना है। स्वयंवर की घटना में चल रहा है। पृथ्वीराज रासो जो था, पृथ्वीराज रासो जो है अपने भाई, जो आप सुने होंगे कि जयचंद वाली कहानी, तो जयचंद वाली कहानी में क्या होता है कि जयचंद जो होता है, जो पृथ्वीराज रासो और जयचंद जो थे ये क्या थे? भाई थे। लेकिन पृथ्वीराज रासो जो है ये क्या करता है कि उसकी जो जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे क्या करता था? प्रेम करता था। लेकिन घटना क्या होती है कि जयचंद जो होता है एक दिन स्वयंवर करने की कोशिश करता है, सभी क्षेत्र के राजा राजाओं को बुलाता है, लेकिन अपने भाई ये चंद्र पृथ्वीराज रासो को बुलाता नहीं है। अब अपने पुत्री से कहता है कि जो वीरता होगी, वीरता के आधार पर जो तुम अपने किसी के क्या करना, गले में डाल देना। तो अब देखती है कि चंद्रवरदाई का भी जो है पृथ्वीराज रासो का क्या है? चित्र लगा हुआ है। अब इसी में ले जाकर क्या करती है? डाल देती है। और चंद्रवरदाई जो है, चंद्रवरदाई को गुस्सा आता है कि भाई इसको बुलाया नहीं। और जब चंद्रवरदाई जो जयचंद जब था पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वीराज चौहान में देखेंगे कि जब इसकी बुराई करता था, ठीक ना, पृथ्वीराज क्या करता? बुराई करता था तो संयोगिता को बहुत बुरा लगता था। जब संयोगिता को बहुत बुरा लगता था तो वो चिढ़ जाती थी अपने पिताजी पर, क्योंकि उसे प्रेम करती थी। अब यही घटना होता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें नायक जो है संयोगिता को लेकर क्या करता? भाग जाता है। तो इसी में कहीं ना कहीं श्रृंगार रस भी है और वीर रस का भी घटनाएं दी गई है, ठीक है ना। तो ये जो था हम लोगों का आदिकाल के अंतर्गत जो था ये पृथ्वीराज जो था, पहला ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा। अन्य ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो जो होगी आपको बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है। इस वीडियो को क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।